नमस्कार। सुबह के 10 बजे हैं। 10 बजे की बड़ी खबर, बड़ी बहस के साथ और दिन की बड़ी खबर पर तमाम पहलू से हर चर्चा के साथ हाजिर है हम। मैं हूं सचिन। आज इमरजेंसी के 44 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी आज इमरजेंसी का विरोध दिवस मना रही है। इमरजेंसी के 44 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा इमरजेंसी का विरोध करने वालों को देश का सलाम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी शाम को 4 बजे जवाब देंगे। कल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने पीएम पर विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। इस वक्त हम बड़ी बहस करेंगे और बड़ी बहस के बड़े सवाल, कांग्रेस के ओल्ड इंडिया में प्रधानमंत्री के अपमान की इजाजत है क्या? वहीं सोनिया राहुल के इशारे पर कांग्रेस की क्या गाले वाली पॉलिटिक्स अब भी जारी है? तीसरा, चुनाव में करारी हार के बावजूद कांग्रेस की गंदी सोच कब तक? चौथा, हिंसा की सियासत करने वाली ममता के लिए देश में क्या सुपर इमरजेंसी है? वहीं पीएम मोदी को कांग्रेस की माफी स्वीकार या करेंगे पलटवार? तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। रोहित जैन इस वक्त स्टूडियो से, बीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष मिश्र है, राजनीतिक विश्लेषक सुनीत चोपड़ा हमारे साथ है लेफ्ट से, और शांतनु गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। आशुतोष मिश्र, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक कहावत जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अंदर तक ये कह देते हैं कि देखिए ऐसा कि मेरी हिंदी कमजोर है इसलिए मैंने गंगा को गंदी नाली से कंपेयर कर दिया, अब मैं माफी मांगता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं तो कहते हैं कि देखिए मुझे पता नहीं था नीच क्या होता, मैंने पीएम को नीच कह दिया था क्योंकि मेरी हिंदी कमजोर है। अब ये मान लिया जाए कि ये पार्ट 2, अगर मोदी 2.0 है तो यही कांग्रेस 2.0 भी जारी रहेगा, गाली पॉलिटिक्स 2.0। ये किसको हिंदी आती है किसको नहीं आती, उन्होंने तो अपना बयान दे दिया। लेकिन अगर आप ध्यान दें, गाली पॉलिटिक्स आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, तो यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राज्यसभा में जब कहा, हरिप्रसाद को कहा था बिके हैं, तो उनके जो है एक्सपंज किया गया था राज्यसभा से रिमार्क। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है कहा था कि रेनकोट पहन के नहाते हैं। तो ये भाषा का जो है गिरना और ये जो अनपार्लियामेंट्री होना, ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 5 साल में बहुत हुई है और इसमें जो है स्वयं प्रधानमंत्री का और भाजपा का उतना ही योगदान है जितना कि विपक्ष का। इसका मतलब ये नहीं कि ये सच, इसका जो कोई अच्छी बात है, ये निंदनीय है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता है, एक मापदंड माना जाता है जिसको लेके बाकी बच्चे भी देखते हैं, सीखते हैं। कल की बात करें हम लोग, तो कल जैसे कि अधीर रंजन चौधरी ने स्वयं एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि भाई उनको बुरा लगा कि नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद से कंपैरिजन। तो ये जो है मेरे ख्याल में केवल अधीर रंजन चौधरी नहीं, इस सब किसी भी भारतीय को अजीब लगेगा कि एक प्रधानमंत्री जो कि एक पेशेवर राजनीतिक है, उसकी तुलना आप स्वामी विवेकानंद जो महाज्ञानी और जो विश्व वंदनीय थे करें। सर बहुत बढ़िया। तो शायद वो आशुतोष मिश्र यहाँ पर खुद को मनोनीत करके उन्होंने माफी मांग ली। ये भारत रत्न तमाम नेता आपके दे सकते हैं, खुद को इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया हो सकता है, खुद को तमाम 60 साल में और किसी का नाम नहीं और किसी की इतिहास बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में नाम तक नहीं, ये सब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी। सर 44 साल आज पूरा हो गया ना। पहले मैं ट्वीट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट करके कहा है, साथ में ये लिखा है कि इमरजेंसी का विरोध करने वालों को देश सलाम कर रहा है। भारत का लोकतांत्रिक लोकाचार निरंकुश मानसिकता पर हावी रहा। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट है कि निरंकुश मानसिकता पर लोकतंत्र हावी रहा, इस कारण से हम ये बाहर आ पाए। और जिसका जिक्र यहाँ पर आशुतोष मिश्र करते हैं या फिर जिस लेगेसी का जिक्र करते हैं रोहित चहल यहाँ पर कांग्रेस, उन्हें मेरे ख्याल से 44 साल भीतर या ओल्ड इंडिया का गुलाम नबी आजाद जिक्र करते हैं, तो अपने पीछे जाकर के ये 44 साल का जिक्र तो कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अच्छी बात है कि हम नहीं थे, वरना ना जाने क्या होता। बिल्कुल आपने सत्य कहा कि इस कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिस कांग्रेस ने देश के अंदर एक काला अध्याय जोड़ा देश की लोकतंत्र के अंदर। हम कैसे भूल सकते हैं 25 जून 1975 को, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई, थोपी गई
और हजारों लोगों को जेल के अंदर, चाहे वो जेपी जी हो, चाहे मुरारजी देसाई जी हो, अटल जी हो, अडवाणी जैसे नेताओं को जेल के अंदर सालों तक रखा गया, यातनाएं दी गई, उनका किस तरीके से अत्याचार उन पूरे सब लोगों के ऊपर किया गया, उस कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उससे क्या भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? जो कांग्रेस खुद एक नाली रूपी कांग्रेस, जिस गंदी नाली रूपी कांग्रेस के अंदर पलने वाले गंदे कीड़े जो है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस तरीके की भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? उनसे तो इसी तरीके की भाषा की उम्मीद है। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहले भी देखिए, चाहे वो गंदी नाली कीड़ा बीके हरिप्रसाद ने 2009 के अंदर भी मोदी जी को कहा था, उससे पहले जिस तरीके से नीच जात का बताया, मौत का सौदागर हो, जिस इस तरीके 100 से ज्यादा गालियां तो मोदी जी को अभी तक बक चुके हैं। तो कांग्रेस जो है एक तरीके से जो उनकी बौखलाहट है, उनको आत्मचिंतन मंथन की बजाय जिस तरीके से ऐसे लोगों को और कह देते हैं कि हिंदी नहीं आती, अरे क्या बात, आप ऐसे व्यक्ति को क्या कह के कर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक तरफ मोदी जी, और कल अगर देखें सारंगी जी ने क्या कहा था, सारंगी जी ने यही तो कहा था कि अटल जी ने उस समय 1971 के समय में इंदिरा जी को दुर्गा का रूप बताया था। क्या कांग्रेस से हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते पिछले 5 साल में जो मोदी जी ने काम किया है उसको लेकर अभिनंदन करें मोदी जी का, उन काम को लेकर? इतना ही तो कहा था, इतनी पीड़ा क्यों हो गई कांग्रेस को? कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ये नया इंडिया है, पुराना इंडिया 1975 का नहीं है जिस समय देश में आ जा रहा है। 1984 जो वो मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, अरे 1984 के अंदर किस तरीके से सिखों का कत्लेआम किया गया दिल्ली के अंदर, 4000 से ज्यादा सिख। अरे मॉब लिंचिंग तो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी, कश्मीरी पंडितों की। आप कैसे भूल सकते हैं उस काले अध्याय को? हाँ, ये नया इंडिया है। आप बिल्कुल देखिए, इस नए इंडिया के अंदर गरीब को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, किसान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, और कांग्रेस को तकलीफ यही है। और मैं तो कहूंगा, उन्होंने एक और बात कही, कांग्रेस का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिस तरीके से राम जी और केकई जी का उदाहरण देकर उन्होंने कहा था, कांग्रेस अगर नहीं करती तो मोदी जी आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से गुजरात से निकल के पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजाया था, आज उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजा रहे हैं। ठीक, सुनील चोपड़ा, क्या आपके लिए भी नया इंडिया में, आपको भी नहीं चाहिए नया इंडिया जैसे गुलाम नबी आजाद कह रहे थे? या आपका नया इंडिया इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि इस नए इंडिया में लेफ्ट है ही नहीं, या कांग्रेस की जो है सीटें 52 तक आ गई? ऑल इंडिया क्या है, कंपैरिजन करेंगे तो फिर क्या सामने आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के ही दिन सबसे पहले दिल्ली में सीपीआईएम के इंचार्ज मेजर जयपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 4 दिन के लिए मैंने पार्टी ऑफिस खुला रखा, और उसके बाद 2 साल अंडरग्राउंड रहा इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते हुए। तो मेरा ये कहना है कि मुझे ना आपका न्यू इंडिया चाहिए, ना मुझे इमरजेंसी का इंडिया चाहिए। मुझे जनतांत्रिक इंडिया चाहिए, जिसके लिए हम लड़े थे और लगातार लड़ते रहेंगे। चाहे वो एक आदमी हो जैसे तबरेज अंसारी, चाहे वो 100 बच्चे हों बिहार के अस्पताल के, चाहे 84 के दंगों में जो लोग मारे गए हैं वो हो, हम सब के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, लेकिन चोपड़ा जी जब बात करते हैं, शांतनु गुप्ता, जब चोपड़ा जी बात करते हैं हम तो सबके खिलाफ लड़ेंगे, भले वो 84 में दंगों में मारे गए हों, भले वो तबरेज को ले आते हैं, भले वो मॉब लिंचिंग में भी धर्म ढूंढ लेते हैं, कल तक हमने देखा तमाम विरोधी दल थे। तो ऐसे में फिर ये जिस नए इंडिया की बात करते हैं, जिस लोकतांत्रिक इंडिया की बात करते हैं, फिर उन्हें वो मैंडेट ही क्यों कबूल नहीं होता है जिस लोकतांत्रिक इंडिया ने उन पार्टियों को, जो कि न्यू इंडिया ऑल इंडिया में फर्क करती थी, उन पार्टियों को ही अपने यहां से बाहर कर दिया? मैं आपको बता देता हूं, आप जब नहीं, ठीक है, बता दीजिएगा सर। 1 सेकंड में शांतनु का एक जवाब ले लूं, उसके बाद वापस आ जाते हैं चोपड़ा जी। आपको वो फॉल्टी है, आपको 2001 वोट मिले, सचिन देखिए 2014 तक एक विक्टिमाइजेशन की राजनीति भारत में थी। 2014 में भारत की राजनीति की व्याकरण नरेंद्र मोदी ने बदली, जिसमें पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन पे आ गई है पॉलिटिक्स, ना कि पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन पे। ये लोग अभी भी, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, चाहे ममता हो, ये अभी भी वो जाति और धर्म की राजनीति में लगी है। जनता ने इनको नकार दिया है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये लोग ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आज भी अगर एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो उसमें जाति और धर्म ढूंढते हैं, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। इनके लिए यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आती है रिलीजियस फ्रीडम पे, वो ज्यादा मान्य है। भारत देश में क्या हो रहा है वो मान्य नहीं है। ये लोग भारत में इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। ये तो छोटे से ग्लूटेंस डेली खान मार्केट में सीमित होकर रह गए, चाहे इनकी सोच हो, चाहे इनके वक्तव्य हो, और वही हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखता है। वो प्रधानमंत्री गंदी नाली बोल रहे हैं। ये आपके लीडर ऑपोजिशन जो है, ये उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो ऐसे में सबको पता लग गया क्या न्यू इंडिया है, क्या ओल्ड इंडिया है। न्यू इंडिया देख रहा है स्टार्टअप इंडिया क्या है, न्यू इंडिया क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत की क्या साख है विदेशों में, भारत कैसे इंटरनेशनल अरीना में बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी कैसे ग्लोबल हो रही है, वो न्यू इंडिया है। ओल्ड इंडिया क्या है, जाति, धर्म, यादव, ब्राह्मण, ये उसी में लगे हैं। मायावती का स्टेटमेंट सुन लीजिए, कांग्रेस का स्टेटमेंट सुन लीजिए, वो अभी तक उसी में लगे पड़े हैं। लेकिन आशुतोष मिश्र, क्या सिर्फ में उसी में लगे रहने से क्या नया इंडिया या जो भी आपकी इंडिया का अभी तक की डेफिनेशन है वो चल जाएगा क्या? क्या एक तरीके का मुगालता नहीं है कि क्योंकि 5 साल तक का मैंडेट आया है और इतना बड़ा मैंडेट और बाकी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस कहां पर है साफ नजर आता है। बेटर नहीं होगा कि विपक्ष भी साथ लेकर के इकट्ठी एक प्रोग्रेसिव चर्चा के साथ यहां पर एक आगे एक नया इंडिया बने, या रादर देन वही सब चीजें जो पहले होती रही हैं पहले के सत्रों में? आशुतोष मिश्र, सवाल आपसे था। आवाज नहीं, आपका सवाल आया नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी? आप नहीं, मेरा ये कहना था कि मैंडेट तो सामने है ना सर। अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा आपको 6 महीने में चुनाव को जाना है, 1 साल को जाना है। 5 साल का जब जनता ने मैंडेट दे दिया, आपको 50 तक लाके छोड़ दिया, नया अध्यक्ष मिल नहीं रहा है, बाकी पार्टियों का क्या हाल है मैंने आपको पहले ही बताया। तो बेहतर नहीं होगा कि विपक्ष भी कम से कम एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा करके एक बेहतर इंडिया के निर्माण के लिए काम कर ले, या रादर देन उसी नैरेटिव में घुसा रहना है कि कास्ट क्या था, क्या नहीं था, पहले क्या था, अब क्या है? सचिन, मैं आपको सबसे पहले ये याद दिलाना चाहूंगा जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है नरेंद्र मोदी सरकार को बताया था कि 2013 जबकि मोदी सरकार नहीं आई थी और यूपीए की सरकार थी, तब से भारत विश्व में 3रे नंबर की इकोनॉमी है परचेसिंग पावर पैरिटी में। तो कोई ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसा हुआ है, बल्कि पिछले 5 साल में इन्हीं के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम मोदी जी कह रहा हूं कि आप खड़े होकर के कांग्रेस ने बताया, आप खड़े होकर के कौन सा सदन में खड़े होकर के लहराइए पर्चे कि देखिए ये पिछले 5 साल में ही देश नंबर 1 बन गया, विश्व गुरु बन गया। पर मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम देश को नीचा तो ना दिखाइए, कम से कम देश को ये तो ना बताइए दोबारा से एक नैरेटिव सेट करके कि देखिए ये जो न्यू इंडिया है इसमें तो किसी इंडियन की रहने लायक जगह ही नहीं है। वरना फिर वो तमाम स्कैम से लेकर के तमाम चीजें इंक्लूडिंग इमरजेंसी मुझे गिनवानी पड़ती है। आशुतोष जी, वो आप क्या गिनवाएंगे? वो तो कल जो है अधीर रंजन चौधरी ने गिनवा दिया, तो आप उसमें क्या गिनवाएंगे? उन्होंने तो पूछ दिया ना कल लोकसभा में, तो वो कोई आप गिनवाएंगे नहीं, उन्होंने खुद उछाल दिया। लेकिन कांग्रेस अपनी जाने, हम लोग बात कर रहे हैं भारत की। न्यू इंडिया क्या है, जिसको 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उत्थान से जिसने देखा है वो जानता है कि ये सांप्रदायिक हिंसा और नफरत पे फैला हुआ है। एनडीए 1 में ये जो है जिस मॉब लिंचिंग को आप कहते हैं, ये तब से शुरू हुई थी और आज तक जारी है। और ये कहना कि बस क्योंकि आपको जो है मत मिल गया है इसलिए सम्मान भी मिल जाएगा, तो सम्मान तो आपको अर्जित करना पड़ता है अपनी हरकतों से। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पार्लियामेंट के में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल है वो तो नीचे प्रधानमंत्री लाए हैं, प्रधानमंत्री लाए थे ना। तो और ये झूठ जो है आप ये सियापा करके कि कांग्रेस ने मुझे गाली दी इसलिए तो मुझे वोट नहीं दी क्या? ये अभी तक इनका यही रहा है कि हर बार जो है जाते हैं। आशुतोष नहीं दी क्या? आशुतोष मिश्र नहीं दी क्या? क्या इसमें वोट मांगे? आशुतोष मिश्र नहीं दी क्या? वोट मांगे? अब मैंने वो लिस्ट लाना छोड़ दिया है। आप प्रधानमंत्री अब तो मैंने वो लिस्ट लाना छोड़ दिया है। 23 तारीख से पहले तक मैं लिस्ट लेकर के आता था कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स। अब तक कितनी गालियां हुई हैं? ये गाली संख्या 54 हो गई है, 56 हो गई है, 58 हो गई है। अब पता नहीं रोहित के पास वो लिस्ट है कि नहीं है, 100 से ज्यादा। अब पता नहीं लिस्ट है कि नहीं है। अब चाहते हैं दोबारा वो लिस्ट सुना दें? सरकार मजबूर सरकार नहीं, ये सियापा करके आप ये प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं कि ये वोट उनको अपने सबका साथ सबका विकास पे नहीं मिले बल्कि कांग्रेस के गाली देने पे मिले। ये तो आप प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। मैं गाली पढ़नी शुरू कर देता हूं, इनको ध्यान हो। वो है 1 नंबर 2009 में बीके हरिप्रसाद जी ने मोदी जी को कहा नंदी नाली का कीड़ा। फिर उसके बाद 17 अगस्त को 2013 को कहा गंगू तेली। उसके बाद 14 जुलाई 2013 को कहा बीके हरिप्रसाद जी ने पागल कुत्ता। उसके बाद किस तरीके भस्मासुर कहा गया, उस तरीके से बंदर कहा गया, फिर किस तरीके से वायरस बताया गया, फिर हिटलर बताया गया, उसके बाद बदतमीज नलायक बताया गया। देखिए मुख्तार अब्बास नकवी का भी रिएक्शन आ गया। पूरी गालियां वो ये कह रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी ने सुपर इमरजेंसी वाला बयान बोला है, उसके ऊपर भी उन्होंने रिएक्ट किया और साथ ही साथ रिएक्ट किया कल अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया था जिसको एक्सपेंस करना पड़ा था और बाहर आकर के माफी मांगी की, उसको भी वो कह रहे हैं कि लगता है कि हीट स्ट्रोक यानी कि जिस तरीके से हार हुई है इस हार स्ट्रोक का कांग्रेस के पास इलाज
इलाज नहीं है, वो पिज्जा में इलाज ढूंढ रही है, जबकि इलाज तो प्याज में है। ये तंज मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का लगातार अपमान करती रही है कांग्रेस और अब भी वो बाज नहीं आ रही है। तो क्यों ना माने आशुतोष मिश्रा, रोहित चाहे इसमें एक्सटेंड कीजिएगा कि पहले भी राहुल गांधी सोनिया गांधी की इसमें हामी थी, जो पूरा कैंपेन था। अब भी अगर यहां पर, ठीक है पहले बाइट सुन लेते फिर उसके बाद आपके साथ। राहुल गांधी जी हों या अधीर रंजन जी हों या उसके अलावा और भी जो कांग्रेस के गुलाम नबी साहब हों, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि हार के हीट स्ट्रोक का इलाज पिज्जा नहीं होता, प्याज होता है। अगर इस देसी इलाज को वो नहीं समझ पाएंगे और हार के हीट स्ट्रोक का इलाज वो पिज्जा से करते रहेंगे तो इसी तरह से परास्त होते रहेंगे। जिस तरह की बात, जिस तरह की भाषा कांग्रेस के नेताओं ने सदन के अंदर बोली और सदन के बाहर भी बोलते रहते हैं, एक पूरी तरह से गाली गैंग का मुकाम्बो बनने का एक कंपटीशन चल रहा है। एक बात समझ लेना चाहिए, ममता जी को भी हमारी यही सलाह है कि ये डिफीट के डिप्रेशन का इलाज जो है वो अहंकार और अराजकता नहीं बल्कि आत्मचिंतन है। और अगर वो आज भी अपने डिफीट के डिप्रेशन का इलाज जो है वो अहंकार और अराजकता से करना चाहती हैं तो उनको और डिप्रेशन होगा। अगर वो आज जस्टिफाई कर रही हैं इमरजेंसी जिसने की लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की थी, कांग्रेस पार्टी ने जिस इमरजेंसी को लगाया, जिस इमरजेंसी ने हजारों हजार लाखों लाख लोगों को जेल के सीखचों में डाल दिया था, उस काले वक्त की अगर वो उसको जस्टिफाई कर रही है तो निश्चित तौर से ये डिफीट के डिप्रेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। 30 सेकंड रोहित, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन क्या शांतनु लगता है कि फिर क्यों ना मैं ये मानूं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी उससे पहले भी एक तरीके का एक्सपोजर था, एक तरीके की बात थी और एक तरीके की हामी थी, और यही जो सेकंड यहां पर लाइन ऑफ एक्शन है उसको भी ये उनका प्राप्त है। सचिन, पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी को अमित शाह को अलग अलग तरह से गाली दी गई और जब हम कांग्रेस के पास गए तो उनका इनका निजी बयान है। मतलब कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, अधीर रंजन चौधरी, ये सब छोटे नेता नहीं है। अब सबका निजी बयान है तो कांग्रेस का बयान कौन सा है? राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं है, टीवी पे जल्दी आते नहीं है। सोनिया गांधी को तो हमने टीवी पे कभी देखा ही नहीं, वो बोलते नहीं है। बाकी सब बड़े बड़े नेता बोलते हैं और जब वो कुछ कहते हैं तो कहते हैं उनका निजी बयान है। तो इससे साफ पता लगता है कि राहुल गांधी ने उनको छोड़ा हुआ है मार्केट में कि भाई सिद्धू को यह जिम्मेदारी है कि आप हिंदुओं को गाली दो, शशि थरूर को हिंदुओं को गाली दो, ममता को दे दिया आप इनको गाली दो। तो सबको उन्होंने जिम्मेदारी एलोकेट कर रखी है क्योंकि उनके लिए राजनीति चली है। पिछले 70 साल से हिंदुओं को गाली देना और मुसलमान और मुस्लिम अपीजमेंट करना राजनीति उनके लिए काम करी है। उनकी मम्मी के लिए, उनके पापा के लिए इस राजनीति ने काम किया है। तो आज भी उसी राजनीति पे चल रहे हैं। लेकिन 2014 में बड़ी बात है, 2019 में आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद रोहित के पास आऊंगा कि जिस राजनीति को, कम से कम जिस तरीके की राजनीति है, एक दूसरे के, हम ये कहते हैं कि दूसरे के ऊपर पर्सनल प्रहार करना, भले जाति की बात करना या फिर भले बात करना, इससे ऊपर जो है चीजों की, अगर जनता उन चीजों को नकार चुकी है फिर उसके बाद उस नैरेटिव में दोबारा इन चीजों को लेकर के आना, या तो विपक्ष ये चीजों को समझ नहीं रहा है या फिर वो ये सोच रहा है कि शायद ये जनता कमजोर है, जनता को जानते नहीं है। छोटा सा ब्रेक, वापस आऊंगा। सुनील जी आपसे शुरू करूंगा, वापस आज इमरजेंसी के 44 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी आज इमरजेंसी का विरोध दिवस मना रही है। इमरजेंसी के 44 साल पूरा होने पर पीएम ने ट्वीट भी किया है, कहा है कि इमरजेंसी का विरोध करने वालों को देश का सलाम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी शाम को 4 बजे जवाब भी देने वाले हैं। वहीं चर्चा हम ये कर रहे हैं कि कल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने पीएम पर विवादित टिप्पणी की, बाहर आए, निजी बताया या फिर यूं कहीं कि कहा कि मुझे भाषा की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उस पर माफी मांग ली। ऐसे में हम ये बड़ी बहस ये कर रहे हैं कि कांग्रेस की क्या ये ओल्ड इंडिया का जो नैरेटिव है या फिर कांग्रेस की ये जो बात लगातार वो करती रही है कि गाली पॉलिटिक्स से बाहर है, क्या अब भी वही का वही नैरेटिव उसका जारी है? सुनील चोपड़ा, मैं ये कह रहा था, जब इतना बड़ा मैंडेट आ जाता है, जब आप प्रधानमंत्री को चोर तक कह देते हैं, जब आप इकट्ठा विपक्ष हो जाता है और एक साथ खड़े हो जाते हैं एक व्यक्ति के खिलाफ और उसे जनता नकार देती है, जब मैंडेट साफ आ जाता है फिर भी विपक्ष अगर उसी मोड में रहे, या तो ये हो सकता है कि विपक्ष नहीं सीखा है या फिर ये हो सकता है कि वो अब भी सोचता है कि जनता बेवकूफ है। ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि विपक्ष तो इकट्ठा हुआ ही नहीं। विपक्ष इकट्ठा होता तो मोदी कभी जीत नहीं सकता था। सवाल यह है कि आज भी मोदी और पार्टियों के कूड़े कबाड़ को खरीद के
इसीलिए गंदी नाली कहा गया, क्योंकि जहां से भी गंद मिलता है, चाहे वो टीडीपी के एमपीज हों, चाहे वो कोई हो, ये खरीद के उनको ला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, ना वो इमरजेंसी का इंडिया जिसका मुकाबला हमने किया था, और न ही आज का इंडिया हिंदुस्तान की जनता के लायक है, क्योंकि यहां की जो इलेक्शन सिस्टम है, तो लायक क्या है? उसमें जो आदमी 10 वोट रशिया है, फिर चाइना है, क्या रहने लायक है? क्या नाम निशान नहीं होता है। मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान आज भी नए हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है और लड़ रहा है चोपड़ा जी, मेरी सबसे बड़ी बात ये रोहित चाल इसमें ऐड करेंगे कि यहाँ पर नया इंडिया कहते कहते ना हिंदुस्तान पहले रहने लायक था, 84 में आप कह रहे हैं, उससे पहले 75 कह रहे हैं ना, अब रहने लायक है। तो सर मुझे एक बात बताइए, जिस हिंदुस्तान ने लेफ्ट को ये बता दिया कि आप यहाँ पर राज करने लायक नहीं हो, 1 या 2 सीटों पर छोड़ दिया, वो कम से कम ये देश की जनता को इतना बेवकूफ ना समझे रोहित चाल, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान रहने लायक ना कल था ना फिर आज है। देखिए सचिन जी, अरे सुनील जी सुन लीजिए, अब काफी होता है, सब्जी में एक चुटकी नमक काफी होता है। सुनील जी सुन लीजिए ना, लड़ते रहेंगे। सुनील जी सुन लीजिए, एक भगत सिंह काफी था अंग्रेज को भगाने के लिए। अब सुनील जी सुन लीजिए, देखिए इनके हिसाब से इनका इंडिया क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जो 1917 से लेकर 2017 तक पूरे विश्व के अंदर जहां कम्युनिस्ट विचारधारा आई, कम्युनिस्टों के द्वारा लगभग 65 मिलियन लोगों की हत्या की गई, इनके लिए वो होता है। दूसरी बात, अगर इनके पश्चिम बंगाल की बात करें, 31 साल के राज के अंदर 55,000 लोगों की हत्या की गई, आपके लिए वो इंडिया देखना चाहिए या आज वाला इंडिया, न्यू इंडिया जिसके अंदर जातिवाद धर्म को मिटाकर आगे बढ़ने का इंडिया है? आपके विचार वो विचार हैं। और मैं सही कहना चाहूंगा, गंदी नाली तो कम्युनिस्टों की पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जो जिस तरीके के विचार पूरे देश के अंदर देती है, पूरे दुनिया के अंदर आप लोगों के तो विचारों को पूरी दुनिया ने नकार दिया। आज देश से सुपड़ा साफ हो गया, त्रिपुरा से आप गायब हो गए हैं पूरे नक्शे से, चाहे वो केरला हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। आपके ये जो खूनी विचार है, इसकी वजह से आप लोग गायब हुए। 65 मिलियन लोगों को आपने हत्या की है, मारा है पूरे दुनिया के अंदर। और कैसे देश भूल जाए 1984, कैसे कश्मीर के पंडित भूल जाए कत्लेआम जिस तरीके से आप लोगों ने किया। और आज आप लोगों को इमरजेंसी तो आज देश ने देख रहा है। नहीं शांतनु, फिर क्या होता है? फिर कौन सा इंडिया रहने लायक है? मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं हमने इमरजेंसी से लड़ा तब इंडिया रहने लायक नहीं था, अब एक सुपर इमरजेंसी है। अगर ममता की नजरों की बात करें, लेफ्ट भी लगभग वही कह रहा है, तो फिर कौन सा इंडिया रहने लायक है? या फिर चाइना रहने लायक था? यहां पर चुन चुन के पार्टियों को बाहर कर दिया, जनता ने बता दिया कि अब आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। फिर भी अगर पार्टियां नहीं मान रही हैं तो उनका फिर क्या नैरेटिव, फिर वो क्या सिद्ध करना चाह रही हैं? आई थिंक सचिन आपने बिल्कुल सटीक कहा। एक कम्युनिस्ट पार्टी जो पार्टी चाइना में बन के आई है, कुछ समय भारत पे राज कर पाई। कांग्रेस ने कहा कि सत्ता हम संभालेंगे, पूरा इंटेलिजेंस एकेडमी आप संभालो। और यही हमने देखा कैसे वामपंथ ने, लेफ्ट ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करा, जो आज भी उसके अंश किताबों में बचे हैं। अब वो चुनावी राजनीति से बाहर हो गए, केवल वो बचे हैं तो जेएनयू और इंटेलेक्चुअल स्पेस में बचे हैं। उस स्पेस में उनकी छटपटाहट है, आखिरी छटपटाहट है। अगर वो अभी भी नहीं समझे तो भारत के राजनीतिक हाशिए से अगले 2-3 दशकों तक ये पार्टियां कुछ नहीं कर पाएंगी। लोगों को आज भी नहीं समझ पाए। जब जो पार्टी 2 सीटों पे सिमट गई, 3 सीटों पे सिमट गई, एक समय लेफ्ट जिसके समर्थन के बिना कांग्रेस की सरकारें नहीं बना करती थी, आज वो 2 सीट 3 सीट रह गई। या तो इस इंट्रोस्पेक्शन का कोई फर्क पड़ता है शांतनु, जो आप कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए चुटकी भर नमक की जितना काफी होता है, हम तो अब भी मार भगाएंगे, हम तो अब भी ये करके दिखाएंगे। जब आप खुद उस मोड में जीते चले जाते हैं कि अब 50 तक आ गए हैं, राहुल गांधी आज भी नाराज बैठे हैं, पहुंचे हैं, पता नहीं वो पार्टी चलाएंगे नहीं चलाएंगे। सुनील चोपड़ा जी पब्लिक डिबेट में आके हार तो नहीं मानेंगे, कुछ फेस सेवर तो उन्हें बोलना पड़ेगा। तो पार्टी ने समझा दिया है उनको, कुछ मुहावरे सिखा दिए कि चुटकी में नमक बोल दीजिए, ये बोल दीजिए। वो तो आप पब्लिक मंचों में आके बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कम से कम वो जो अपने ड्राइंग बोर्ड पे बैठेंगे, जब वो अपनी अंदरूनी मीटिंग में बैठेंगे, तो इस बात पे मंथन कर पाएंगे कि कैसे भारत की जनता ने हमें नकार दिया है, कैसे हम भी न्यू इंडिया की राजनीति को अपना लें, और तभी वो भाजपा को किसी भी तरह का विपक्ष दे पाएंगे। और एक और बात बिल्कुल सही उन्होंने कही, और एक और बात मैं सचिन ऐड करना चाहूंगा, जो भी हो रहा है गाली गैंग जो पिछले देखिए जिस तरीके से मोदी जो गाली बक रहा है, ये सोनिया जी और राहुल गांधी के इशारे के बिना नहीं बक रहा है। अधीर रंजन चौधरी को किस लिए बनाया गया? इसीलिए बनाया गया। ये वही व्यक्ति जो लगातार गालियों बकते रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो मानसिकता है वो दर्शा रही है। और चाहे इमरजेंसी हो, आज कांग्रेस की जो
हालत जो आज पहुंची है इन जैसे लोगों की ही वजह से पहुंची है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार जो है वो विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और जो कहती है वो करती है, और जो कर सकती है वही कहती है, हम इसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में देश को दिया, इमरजेंसी जैसा काला अध्याय दिया, आज देश दुनिया ने देखा, और आज इसी वजह से कांग्रेस की हालत ही हुई है। तभी तो सलमान खुर्शीद कहते हैं ना आशुतोष मिश्र कि मोदी वेव थी, और मोदी वेव में भी अगर हम बच गए तो गनीमत है। मरे हुए आदमी को गाली नहीं देते हैं, मोदी ने दी है। अरे आप ये बताइए, उन 65 मिलियन लोगों का क्या करेंगे आप लोग? पूरे दुनिया के अंदर जिनका कत्लेआम किया 65 मिलियन लोगों का, रशिया से लेके चाइना से लेके सारे कम्युनिस्ट देशों तक पूरे दुनिया ने आपकी विचारधारा को निकाल दिया। आज कहां बचे हैं आप ये बताइए? भारत के नक्शे में सिर्फ जेएनयू पे दिखाई देते हैं आप, और कहीं नहीं बचे हैं। आज जो आपकी बौखलाहट है वो इसलिए सामने आ रही है, और हल्के हल्के जो इंटेलेक्चुअल जिनको कहते हैं सूडो सेकुलरिस्ट, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज वहां से भी आप लोग निपटने वाले हैं। देश ने नकार दिया आप लोगों को, परेशान खून बहा है आपने, चाहे पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, गरीब लोगों का कहा था उनको पाप लगा है आप लोगों के ऊपर। पीरा दिया रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहे न कोई। अरे आप बचे कहां इस सामंत, ये तो बता दीजिए। आप और कांग्रेस दोनों एक ही काम कर रहे हो, आप और दूसरे कांग्रेस के लोगों को हजम कर रहे हो और वही काम कर रहे हो। न्यू कुछ नहीं है, न्यू इंडिया है सर। जितने सर देखिए सचिन जी, जितने 70-60 साल में IIT एम्स नहीं बने, 7 नए IIT, 7 नए IIM और 14 नए IIIT बने हो। जितने 70-60 साल, हालांकि मैं कोई नहीं होता किसी को, किसी किसान निधि की बात हो, चोपड़ा जी, हालांकि मैं कोई नहीं होता किसी को कहीं और की नागरिकता देने वाला या कहने वाला या सजेस्ट करने वाला या कहने वाला या देने वाला या सजेस्ट करने वाला। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो नागरिक क्या जो कह रहा है कि पहले कंट्री रहने लायक नहीं था, अब कंट्री रहने लायक नहीं है, और आगे भी कम से कम वो आशान्वित नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, कोई इतना अपनी कंट्री को डीमेन कर सकता है क्योंकि वहां की जनता ने उस विचारधारा को फिलहाल के लिए नकार दिया? आशुतोष मिश्र, देखिए, पहली बात यह है कि जो न्यू इंडिया की बात आप बार बार करते हैं, और अभी मैं सुन रहा था कि जो है कैसे जो है प्रगति हुई है, तो यहाँ का नया मंत्र है न्यू इंडिया का मोदी जी के, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठे चबेना। जो बार बार कहते हैं कि पिछले 70 साल में कोई प्रगति नहीं हुई, और फिर वही एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो कि यूपीए सरकार के दौरान बना था उसको दाग के और वोट मांगते हैं पुलवामा के शहीदों के नाम पे। आशुतोष जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, शेक एंड स्टर्ड, कमजोरी की वजह से थोड़ा सा हिलाइए अपने आप को, शेक कीजिए, आज भी हो रहा है, नींद से जगाइए, ये सच है। और राहुल गांधी को मनाइए, देखिए वो भी नाराज बैठे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, नकवी जो है, ये जो थोड़ा सा अपने आप को शेक कीजिए, स्टर कीजिए सर, में निकाय चुनाव क्योंकि खत्म हो चुके हैं चुनाव। सचिन, निकाय चुनाव में लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस और जेडीएस मैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, से दुगनी सीटें आप ही कह रहे हैं ना कितनी बड़ी विचारधारा, और एक वक्त जो है जहाँ पे 25 सीट मिली थी ना, और एक वक्त पूरे इंडिया पर 90% सीटें जीत करके राज करने वाली, अगर आज ये पार्टी सोच रही कि अभी चुनाव बोर्ड में, मैं तो सिर्फ आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ, बार बार जाके वोट यही झूठ बोल के मिलेंगे। सत्यमेव जयते, कल सारंगी जी ने भी कहा सत्यमेव जयते, सत्य की ही सर्वप्रिय है, सत्य ही सबसे ऊपर है। और जो झूठ रूपी बादल जो कांग्रेस है, जो जिस तरीके से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उस बादल को हटाने का काम देश की जनता ने किया है। लगातार झूठ का जो गुब्बारा फैलाया था, जनता ने उसकी हवा निकाल दी है। और आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे सर, आपके समय 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था दिया, 6ठे नंबर पर अर्थव्यवस्था है, और जाइंट पाइप से निकाल के फास्टेस्ट ग्रोइंग आज मोदी जी लेके आए हैं। आज आपको लगता है मानेंगे, समझ में नहीं आया, आपको लगता है कि आर्गुमेंट आपका बाय करेंगे कि देश ने तरक्की की है, देश की जनता ने इनको बना दिया। मुझे बात बताइए, क्या ये आपका आर्गुमेंट बाय करेंगे कि देश ने तरक्की की है? क्या अब भी आपको लगता है कि ये कहेंगे कि नहीं देश रहने लायक है? पर मेरा सवाल इससे ज्यादा बड़ा हो जाता है आशुतोष मिश्र, क्या ये देश के एक आम आदमी का अपमान नहीं है जब आप ये कहते हैं कि देश रहने लायक नहीं है? सर, पार्टियां आती जाती हैं ना, कम से कम लेगेसी तो एक कंट्री के एक आम आदमी देता है ना आने वाली जनरेशंस को। वो कहता है ना कि मेरे वक्त में कंट्री ये है, आगे देखिए कितना बेहतर जा रहा है, आगे देखिए मेरी कंट्री की कितनी धाक है। वो तब थोड़ा ना कहता है कि कांग्रेस की धाक है या बीजेपी की धाक है। हम किस तरफ लेकर के जा रहे हैं आशुतोष मिश्र अपने देश को? सचिन, ये अगर प्रजातंत्र में आप रहते हैं तो चोपड़ा साहब भी उसमें जो है एक नागरिक है। अगर एक भी नागरिक को ऐसा लगता है तो
तो ये उस जो राजनीतिज्ञ हैं वहां के और जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि भाई एक भी जो है हमारा आपके समय बिल्कुल उसको ऐसा क्यों लग रहा है। सुमित चोपड़ा भी एक नागरिक है, देश का चोपड़ा साहब डाला था, वो हम सबने देखा। अगर उनको लगता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी नागरिक को ऐसा नहीं लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, असल में अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कंसर्न एक भी व्यक्ति को लग रहा है कि देश की स्थिति खराब है। अच्छा ठीक है, मैं इस आर्गुमेंट पे लेकर के आता हूँ, मैं इस आर्गुमेंट पे लेकर के आता हूँ। रोहित एक सेकंड, अगर मैं इस आर्गुमेंट पे लेकर के आता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा है कि स्थिति खराब है या फिर जो है अभी रहने लायक स्थिति नहीं है, तो कम से कम कंसर्न होना चाहिए उस गवर्नमेंट को या उस सत्ता पक्ष को जो इस वक्त सत्ता कर रहा है। लेकिन सर अगर आप रट यही लगाते रहे, बताते ही रहे कि शुतुरमुर्ग की तरह नहीं स्थिति खराब ही है जो कि कभी ठीक होगी नहीं, अगर इतना है तो चर्चा कीजिए ना सर, उसका सोल्यूशन गाली तो नहीं है ना आशुतोष मिश्र। तो चर्चा तो ये सरकार करती नहीं है। चर्चा इसको क्या करनी होती है, जैसे चलने नहीं देते, चर्चा कैसे होगी? काहे पे चर्चा करेंगे? और पार्टी आप लोग करने नहीं देते, वन इलेक्शन, आप गाली बकते रहेंगे आप लगातार। ये सरकार जो इलेक्शन के पहले रखते हैं, ये चिल्ला लें तो फिर मैं बोलूं सचिन। अरे चिल्ला, असलियत ये है ये लोग स्तुति गाने के अलावा और कोई काम करते नहीं है और लोग अब झूठ मानना बंद कर काम नहीं करते तो हम वहाँ 240 303 पे नहीं पहुंचते। आप लोग सोचिए सुनील जी कहाँ पहुंच गए देश के दुनिया के अंदर। आप 330 कैसे पहुंचे हैं? आपने मशीनों का इस्तेमाल किया है, पैसे का इस्तेमाल किया है, कूड़ा कबाड़ खरीदा है, तो हत्या कराने का नाली बन गए हैं, और क्या चाहिए? खून बहाने का इस्तेमाल किया, जनता को पीछे रखने का। आप कर रहे हो, झूठ की राजनीति कर रहे हो। चोपड़ा जी मैं फिर वही कहूंगा, बंगाल में देश को मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर रहे हो। तो आप लोगों को जागना होगा। देखिए ऐसा इन चीजों से तो मजा ही आएगा, रोहित चैल और उनकी पार्टी को इन चीजों से मजा ही आएगा कि आप बैठे रहिए, गरियाते रहिए, देश को गाली देते रहिए, इनको गाली देते रहिए, और होगा क्या कि लगेंगे कि विपक्ष जो है वो कोई काम की बात नहीं कर रहा। लेकिन सर अगर कहीं अकाउंटेबिलिटी ठहरानी है तो कम से कम कहीं बात तो करनी पड़ेगी ना सुनील चोपड़ा, कुछ तो चर्चा करनी पड़ेगी, सिर्फ गाली से काम होता रहेगा। 30 सेकंड सुनील बात करनी पड़ेगी तो कैसे लेकिन कल मैंने पूरा डिबेट सुना कल, और मैं आपको कह सकता हूं कि शर्म की बात थी जो स्तुति सुना रहे थे और कह रहे थे स्वामी विवेकानंद की तरह मोदी है। अरे यार कम से कम इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में पलने आप अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं। आप लोग आप जैसे जो मैं कहूंगा उनसे क्या अपेक्षा कर सकती है जनता? सिर्फ गाली बकना जानते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो गंदी नाली रूपी है। हमें गाली बकने की जरूरत नहीं है, हमें गाली बकने की जरूरत नहीं है। इस पार्टी में भगत सिंह के साथी थे, मेरे परदादा 100 साल पहले। देश की जनता रोहित चैल आपको भी देखती है, ऐसी बात नहीं है, वो दोनों को देखती है। ठीक है, एक तरफ विपक्ष है जो मैं कह रहा हूं कि कम से कम वो उस नींद से जगने को ही तैयार नहीं है। वो अब भी अगर उसी गाली पॉलिटिक्स में पड़ा हुआ है तो अगर आप भी उस गाली का जवाब गाली से देंगे तो मुझे लगता है देश वो भी देखता है कि अगर गाली का जवाब गाली से देंगे तो देश वो भी देखता है। नहीं ठीक है, जवाब ही ना दे, क्योंकि देश तो कम से कम यही देखता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त बजट सत्र चल रहा है और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं और भी बहुत से ऐसे उपाय हैं जो किए जाने बाकी है और आगे जो है देश को आगे लेकर के जाना है। कम से कम इस पॉलिटिक्स से, इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से तो कम से कम देश का भला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार चलें।